नजर आएगा। नमस्कार, एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। सुप्रभात आप सभी व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और जिन मुख्य खबरों पर आज हमारी नजर होने वाली है वो है जयपुर में होने वाला है महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। बिल्कुल, और इसी के साथ में अगर बात करें, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी कृतिका, साथ ही साथ अगर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की नेपाल यात्रा की बात करें तो आज उनका अंतिम और आखिरी दिन है। 2 दिवसीय ये यात्रा थी और कल उन्होंने 7वीं भारत नेपाल बैठक में हिस्सा लिया, जहां 100 करोड़ की जो मदद है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को दी गई है नेपाल में। बिल्कुल, और इसी के साथ भावना, हमें अयोध्या की तस्वीरों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, 22 जनवरी का दिन पास आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप ले रही हैं कृतिका। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को सीधी वहां से दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं नया सवेरा में और शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। जयपुर में आज से शुरू होगा पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल होंगे शामिल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल दौरे पर। पार्टी की कोर समूह की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। सोलन में करेंगे रोड शो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेपाल दौरे पर। आज भारत की अनुदान सहायता से निर्मित पुनर्निर्माण परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। भारत ने नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक पहले बीएनपी देश भर में करेगी हड़ताल। चुनाव के बहिष्कार को लेकर पक्ष विपक्ष में रात। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे। वेस्ट बैंक का करेंगे दौरा। उधर वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का घरों में तलाशी अभियान जारी। क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। और मौसम की खबरों में, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित। भोपाल के कई हिस्सों में बारिश होने से तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए शीतकालीन छुट्टियां 2 दिन बढ़ी। चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर की कुछ खास खबरें। और आज से गुलाबी नगरी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करने पहुंचेंगे। सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गुलाबी नगर जयपुर दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी जयपुर दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। 5 जनवरी को जयपुर आगमन पर पीएम मोदी सबसे पहले प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहां वो भाजपा विधायकों और प्रदेश संगठन की बैठक लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो ये हम सब लोग कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। पूरे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम में लगे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का जोश और उत्साह पूरे राजस्थान के और जयपुर के कार्यकर्ताओं में है। महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे।
प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 से संपूर्ण देश में वार्षिक पुलिस महानिदेशक सम्मेलन के आयोजन को प्रोत्साहन दिया। हर वर्ष ये सम्मेलन अलग अलग स्थानों पर आयोजित होता है। इस वर्ष ये जयपुर में होने जा रहा है। आयोजन के चलते जयपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जयपुर से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और अपने दौरे के दौरान भाजपा अध्यक्ष सोलन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। वहीं अभिनंदन समारोह में भी वो हिस्सा लेंगे। शिमला में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भी वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। और अब जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है कि शोपियां जिले में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ शोपियां जिले के चोटीगाम इलाके में हो रही है। सेना, सीआरपीएफ और शोपियां पुलिस के जवान आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। तेजस्वी यादव ईडी के समक्ष पेश होंगे या नहीं, इसे लेकर संशय की स्थिति अभी तक बनी हुई है। इससे पहले वो ईडी के समन पर पेश नहीं हुए थे। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामला 14 साल पुराना है और उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली थी, जिसे अपने परिवार के सदस्यों के हवाले कर दिया। नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए सामान्य चुनाव चिन्ह आवंटित करने के आवेदन के प्रारूप को संशोधित किया है। अब पिछले 3 वित्तीय वर्ष के लिए अंशदान रिपोर्ट और लिखित वार्षिक खातों का विवरण जमा कराना होगा। ऐसे दलों ने यदि चुनाव लड़ा है तो पिछले 2 चुनाव में पार्टी के खर्च का विवरण भी देना होगा। आयोग ने कहा है कि चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1967 के प्रावधानों के तहत आवेदन के प्रारूप को संशोधित किया गया है। 11 जनवरी के बाद से चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करने वाले राजनीतिक दल को घोषणा विधिवत हस्ताक्षरित और नोटरी से सत्यापित करानी होगी। आवेदन पार्टी के वर्तमान और अधिकृत पदाधिकारी ही जमा करा सकेंगे। इसमें यह उल्लेख करना होगा कि पिछले 3 वित्तीय वर्ष के लिए अंशदान रिपोर्ट और लिखित वार्षिक खातों का विवरण उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया गया है जहां पार्टी का मुख्यालय है। और चलिए अब बात करते हैं विदेश मंत्री के नेपाल दौरे की, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेपाल दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। विदेश मंत्री आज नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में 59 पुनर्निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय की नई इमारत भी शामिल है, जिसे भारत सरकार के अनुदान सहायता से बनाया गया है। इससे पहले बीते कल उन्होंने काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री के साथ 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक में भारत और नेपाल के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए। पहला विद्युत व्यापार पर दीर्घकालिक समझौता और दूसरा उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए समझौता शामिल है। वहीं भारत ने नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए सहायता देने का भी ऐलान किया है। वहीं विदेश मंत्री ने काठमांडू में नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और नेपाल क्रिकेट संघ के सदस्यों से भी मुलाकात की। उन्हें T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने पर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने नेपाल में क्रिकेट के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को भी जाहिर किया। और आगे बढ़े, देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कर्तव्य पथ पर आज तड़के सुबह परेड की रिहर्सल की गई। तो कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें, जहां गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल हर रोज की जा रही है।
और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब रामनगरी अयोध्या की। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या इन दिनों अपनी अलौकिक स्वरूप की छटा पूरी दुनिया भर में बिखेर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के सीधे निर्देश दे दिए हैं। सालों का इंतजार अब खत्म होने को है। अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में विराजने को तैयार हैं। भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए श्रद्धालु पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। सबकी नजरें अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर पर हैं। ये मंदिर अब राष्ट्र मंदिर होने जा रहा है। ये मंदिर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता की बानगी पेश करने जा रहा है। करोड़ों सनातनी हर्ष और उल्लास के साथ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनना चाह रहे हैं। इतने बड़े ऐतिहासिक अवसर के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। 22 जनवरी को शाम को हर देव मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर सनातन आस्थावान अपने घर प्रतिष्ठानों में राम ज्योति प्रज्वलित कर रामलला का स्वागत करेगा। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर पूरी अवधपुरी की भव्य साज सज्जा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाते हुए यातायात प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुरूप अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु सभी आवश्यक प्रबंध भी किए जाएंगे। आतिथ्य सत्कार में स्वच्छता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सभी को इस पर काम करना होगा, जिसमें जन सहयोग और अतिरिक्त मैन पावर की मदद मिलेगी। वहीं जगह जगह कूड़ेदान रखे होंगे और वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था होगी। राज्य सरकार द्वारा अवधपुरी में संचालित किए जाने वाले भोजनालय भंडारों को माता शबरी के नाम पर स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार रैन बसेरों को निषाद राज गृह अतिथि गृह के रूप में विकसित किया जाएगा। अन्य भवनों के नामकरण भी इसी प्रकार रामायण कालीन चरित्रों के नाम पर किए जाएंगे। अयोध्या में दुनिया भर से राम भक्तों का आगमन होगा। उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में विभिन्न भाषाओं में साइनेज लगाए जाएंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं और संयुक्त राष्ट्र की 9 भाषाओं में साइनेज होंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं पर्यटकों को अयोध्या आगमन के लिए प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ से वोल्वो बसों और हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने के लिए भी तैयारी की जा रही है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान अयोध्या में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा सेफ सिटी की परियोजना को बिना देरी तत्काल लागू किया जा रहा है। 2017 से शुरू हुई सरयू जी की आरती की परंपरा को और व्यवस्थित और आकर्षक बनाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या का एक डिजिटल टूरिस्ट ऐप विकसित किया जाएगा, जिसमें अयोध्या में मौजूद सभी आधारभूत सुविधाओं एवं प्रमुख स्थलों की जानकारी उपलब्ध होगी। अयोध्या आगमन के लिए निकटस्थ 6 रेलवे स्टेशन हैं। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुविधाजनक ढंग से गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अच्छी बसों की व्यवस्था स्थायी रूप से की जा रही है। वहीं इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अयोध्या में देश विदेश के प्रतिष्ठित कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही सरयू में नाव पर सांस्कृतिक कला नौका यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। मकर संक्रांति से प्रदेश के सभी आध्यात्मिक स्थलों व मंदिरों में भजन कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन कराए जाएंगे। मंदिरों में दीप प्रज्वलन, दीपदान के साथ साथ राम कथा प्रवचन, अनवरत रामायण, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड आदि के कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इसके अलावा नगर निकायों में
नगर संकीर्तनों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय भजन कीर्तन मंडलियों को सम्मिलित करते हुए नगरों में राम मंदिर, रथ एवं कलश यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न कथावाचकों द्वारा राम की नगरी अयोध्या जी में प्रवचन एवं राम कथा की सरिता प्रवाहित की जाएगी। भगवान श्री राम के परंपरागत रूपों पर आधारित देश के विभिन्न प्रांतों और विभिन्न देशों में होने वाली रामलीलाओं की प्रस्तुति कराई जाएगी। खास बात यह है कि नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि की रामलीला मंडलियों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही अयोध्या में भजन संध्या मंच पर देश के प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा प्रभु श्री राम जी पर आधारित भजनों का गायन होगा, जिसमें स्थानीय भजन गायक भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कृतिका, देश हो या विदेश सभी राममय हो रहा है और 500 साल की जिसका इंतजार कर रहे थे, अब श्री राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसकी अलौकिक तस्वीरें भी अयोध्या से हमें देखने को मिल रही हैं। हर रोज हम नई नई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि 22 जनवरी को लेकर किस तरीके की तैयारियां प्रभु श्री राम के आगमन के लिए वहां पर की जा रही है। और साथ ही अयोध्या पर जो हमारी ये खास पेशकश है वो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए नया सवेरा। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टू हेल्प इंडिया बी टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं अयोध्या से जुड़ी हुई, जहां 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां जो है अब अंतिम रूप ले रही हैं और जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। बात करें अगर लखनऊ के जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम के मद्देनजर एक बैठक बुलाई गई है जिसमें अयोध्या जाने वाले मार्ग को सुगम बनाने पर चर्चा की गई है। आइए आपको सुनाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में एक बृहद कार्यक्रम होना है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। इस क्रम में एक बैठक पुलिस आयुक्त लखनऊ कमिश्नरेट के द्वारा आहूत की गई थी, जिसमें NHI के अधिकारीगण व ट्रैफिक पुलिस और संबंधित जोनल DCP आदि और मैं स्वयं मौजूद था।
इसमें जो मार्ग है जो अयोध्या जाने के लिए उसको सुगम बनाया जाए श्रद्धालुओं के लिए और जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए, इस पर विचार विमर्श किया गया। इसके जो वैकल्पिक मार्ग हैं, 2 अन्य वैकल्पिक मार्ग है जिसका प्रयोग कम किया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी माहौल राममय हो चुका है। लोग अपने अपने अंदाज में प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं और हमारी इस रिपोर्ट में देखिए मेरठ के ज्वेलर्स प्रभु श्री राम के स्वागत को बेहद खास बनाने के लिए किस विशेष अंदाज में तैयारियां कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश राममय हो गया है। हर ओर प्रभु राम की ही धूम है। एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मंडी स्वर्ण नगरी मेरठ भी राममय हो चुकी है। मेरठ में भी प्रभु श्री राम की आकृति से तमाम चीजें तैयार की जा रही हैं। सोने, चांदी, हीरे के जेवर, राम मंदिर के मॉडल, सोने चांदी के सिक्के, मूर्तियां और गिफ्ट पैक बड़ी मात्रा में बन रहे हैं। मेरठ के सोना कारोबारी का कहना है कि राम मंदिर बनने से प्रभु श्री राम से संबंधित ज्वेलरी और उपहार की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हमने राममयी पूरी दुनिया हुई है, उसके उपलक्ष्य में हमने भी सारी ज्वेलरी अपनी इसी थीम से रिलेटेड बनाई है। राम मंदिर, श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, इन सबको देखते हुए पेंडेंट, नेकलेस सेट सब बनाए और बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स है। पूरे देश में सब लोगों में हर्षोल्लास है। भारत राममय हो चुका है। हम लोग भी अपने ज्वेलरी में इस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारे यहाँ अभी आपने देखा जैसा कि हम लोग राम दरबार के कुछ गिफ्ट आइटम्स बनाए हैं, भगवान श्री राम की मूर्तियाँ बनाई हैं, सिक्कों पर भगवान श्री राम को प्रिंटिंग दिया है और कस्टमाइज भी कर रहे हैं। सिक्कों में हम कुछ भी कस्टमाइज करा सकते हैं, उस पर राम मंदिर है, पीछे अपना कुछ भी लिखवा सकते हैं। तो वो 10 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के हैं। मूर्ति तो सब रहती हैं। मूर्ति 20-25 ग्राम से लेकर 2 किलो तक की मूर्ति रहती हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने से करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था पूरी हो चली है और सभी चाहते हैं कि 22 जनवरी को वह भी किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम को अपने घर लेकर आएं और उपहार स्वरूप भी भेंट में प्रभु श्री राम से संबंधित ही उपहार दें। यहाँ पे मैंने देखा है कि 22 तारीख के उपलक्ष्य में लोग राम जी की आस्था को मतलब बनाए रखने के लिए यहाँ पे काफ़ी सजावट हुई हुई है, बाजार भी काफ़ी सजा हुआ है और मैं भी यही चाहती हूँ कि अपने घर को अच्छी तरीके से सजाऊं, अपने दोस्तों को राम जी से संबंधित कोई गिफ्ट दूं। 22 तारीख को मैं अच्छे तरीके से बनाना चाहती हूं। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने 22 जनवरी को बाजारों में विभिन्न प्रकार की सजावट और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के साथ भजन कीर्तन के आयोजन का भी निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या सहित देश भर में तैयारियां चल रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आरएसएस से जुड़े लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर घर जाकर उन्हें अयोध्या के राम मंदिर का अक्षत और मंदिर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे संवाददाता सुमेश पटेल ने लोगों से खास बातचीत की है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसे लेकर निमंत्रण का दौर जारी है और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में हैं, जहां पर यहाँ पर भारी संख्या में लोग अक्षत के माध्यम से लोगों के घरों में जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। इनके देखिए हाथ में थाली है और यहाँ पर अक्षत है, उन्हीं से बात करेंगे। अयोध्या में राम भगवान पधार रहे हैं, उनके उस उत्सव के लिए 22 जनवरी को ये कार्यक्रम रखा गया है। उसके लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। घर घर जाकर अक्षत और कार्ड बांटा जा रहा है। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है और घर घर दिवाली मनाएं, हर घर में दीप जलाएं और खूब नाचे गाएं। बस यही हमारी तमन्ना है। बहुत ज्यादा उत्साह है भैया। घर में जा जाके हम सभी बोलते हैं कि दीपावली से भी ज्यादा उत्सव मनाना है करके। अच्छे 5 दिया जलाना है, 5 से ज्यादा भी, बाहर भी अंदर भी मंदिर में भी जाना है, दिया जलाना है कर करके बोलते हैं और बहुत ज्यादा उत्साह है हम लोग को। सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी में भी निकलते हैं, 7 बजे तक बच्चे बड़े सब कम से कम 25-30 जन की रैली निकलती है इसी उपलक्ष्य में।
और ये जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इसमें हमारे बाल गोपाल बच्चे बूढ़े सभी बहुत बहुत आतुर हैं। ये अक्षत को आशीर्वाद के रूप में हम लोग सबके घरों घर में पहुंचा रहे हैं। तो माता जी के चेहरे पे मुस्कुराहट है और देखिए साफ तौर पे बता रही हैं कि अक्षत के माध्यम से लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात। अभी 500 वर्षों का संघर्ष जो हमारे प्रति हमारी पीढ़ी को देखने को हमारा से जो सौभाग्य मिला है, ये सौभाग्य कि रामचंद्र जी जब अयोध्या आए थे तो दीपावली का उत्सव पूरे अयोध्या में मनाया गया था। उसी पूरे उत्साह के साथ पूरे देश भर में आज इस रायपुर नगरी में भी हम लोग उस अयोध्या जैसा उत्साह यहाँ मनाना चाहते हैं। दिवाली का दीपोत्सव, पटाखे फोड़ना, लाइटिंग करना और पूरे बूढ़े बच्चे, जवान, महिलाएं, पुरुष सभी लोग इसमें सहभागिता अपनी निश्चित कर रहे हैं। इसके लिए एलईडी लाइट के थ्रू जो है लाइव प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। 500 वर्षों से हम लोग इसमें राम मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए थे, वो आज निर्माण अभी करा रहे हैं और इसमें सब लोगों में भारी उत्साह इस प्रोग्राम के प्रति। और लोग अक्षत के माध्यम से, तेल चित्र के माध्यम से और इसके जगह में पूरे प्रोग्राम करा। उनका एक और निवेदन है प्रधानमंत्री का कि 14 तारीख से एक स्वच्छता पखवाड़ा चलाने का है। हम चाहते हैं कि हम उसमें भी सहभागिता करें और ये बहुत अच्छा उनका प्रयास है और इसमें सब लोग बहुत उत्साहित हैं। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे, यहाँ के लोगों का कहना है कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर को लेकर जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, चावल के माध्यम से, अक्षत के माध्यम से लोग, यहाँ के लोग घरों में जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। कैमरा पर्सन हेमंत साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। जय जय श्री राम। तो बिल्कुल यूं तो रामनगरी अयोध्या से कई सारे तथ्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में हम आपको लगातार जानकारी भी देते हैं। कहते हैं कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। आइए जानते हैं आज इसी तथ्य के बारे में। भगवान श्री राम की नगरी से विश्व विख्यात अयोध्या के बारे में स्कंद पुराण में एक रोचक बात कही गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। कहते हैं जब मनु ने ब्रह्मा जी से अपने लिए एक नगर बसाने की बात कही तो ब्रह्मा जी मनु को भगवान विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने साकेत धाम यानी अयोध्या में जगह बताई जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। बता दें कि साकेत धाम यानी अयोध्या एक ही है। कालिदास ने रघुवंशम में दोनों नगरों को एक ही माना है। अयोध्या और साकेत दोनों नगरों को कई विद्वानों ने एक ही माना है, जिसका प्रमाण जैन साहित्य में भी मिलता है। कहा जाता है कि अयोध्या कौशल क्षेत्र की राजधानी थी, इसलिए इसे कौशल देश भी कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्या का विस्तार से वर्णन किया गया है। में अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। सोनभद्र जिले के विभिन्न अंचलों में पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रही है, वहीं मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोगों को योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्रदान कर उन्हें योजनाओं के प्रति जागरूक भी कर रही है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। भारत संकल्प यात्रा सोनभद्र में सदर विकासखंड के सुदूर क्षेत्र मरकरी में आयोजित की गई। इस यात्रा में उपस्थित सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत ने उपस्थित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए कहा कि संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश को विकासशील से विकसित बनाना है और ये तभी संभव है जब कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का उनका सपना है और यह सपना तभी पूरा होगा जब अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों का लाभ, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केंद्र का उन अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के पास पहुंचे। इस उद्देश्य के माध्यम से हम लोग ये गांव-गांव जाकर हमारे लेडी मैन के माध्यम से जागरूक करने का काम किया जा रहा है और छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को फार्म भरवा कर उनको लाभ दिलाने का काम किया जा रहा है।
सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों का मानना है कि जन कल्याणकारी योजनाओं ने न सिर्फ उनका जीवन सुगम बनाया है, बल्कि विकास की मुख्य धारा से जुड़ने में संबल भी प्रदान किया है। पहले हम लोग के पास मकान नहीं था, जो कि मकान मिल गया। बहुत परेशानी हो रहा था, उसमें बिजली मिल गया, शौचालय मिल गया, गैस मिल गया। सर जी, सरकार को हम अपनी तरफ से धन्यवाद कहेंगे। हम लोग को गैस मिला, जिसके वजह से ना धुएं का हम लोग को प्रभाव नहीं पड़ रहा है और समय सही से खाना भी बन जा रहा है। और मोदी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि वो जो उज्ज्वला गैस दिए हैं, उसके अनुसार से हम लोग को बहुत सुविधाएं मिली। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सूचना, शिक्षा और संचार वैन प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने भारत को विकसित बनाने की शपथ भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए 802 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बोगी ओपन मिलिट्री वैगन के लिए जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपए और मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट की खरीद के लिए BEML लिमिटेड के साथ 329 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। बोगी ओपन मिलिट्री वैगन भारतीय सेना द्वारा सैन्य इकाइयों के परिवहन के लिए विशेष वैगन है। इनका उपयोग हल्के वाहनों, बख्तरबंद गाड़ियों और इंजीनियरिंग उपकरणों को परिचालन क्षेत्रों तक ले जाने के लिए किया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये सैन्य उपकरण भारतीय क्रय श्रेणी के अंतर्गत किया गया है। इससे स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। और अब खबर बदलते मौसम से जुड़ी हुई। देश के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा जारी रहने की आशंका है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस बीच दिल्ली में भी लोगों को हाड़ कपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। और मौसम से जुड़ी जानकारी को लेकर हमारे संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, सुप्रभात। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कड़ाके की ठंड लगातार जारी है और हाड़ कपाने वाली ये ठंड है, अभी किस तरीके के हालात है? क्या आने वाले दिनों में भी ठंड का प्रकोप जारी रहेगा और न्यूनतम तापमान कितना रहने की आशंका है, अगर उत्तर भारत के कई राज्यों की बात करें तो? भावना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल हाड़ कपाने वाली ठंड दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में इस वक्त हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए कि न्यूनतम तापमान कितना रहेगा, तो पारा 6 डिग्री तक लुढ़कने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगर बात की जाए किन किन भागों में, देश के किन किन भागों में ये ठंड का कहर सबसे ज्यादा दिखेगा, तो दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई सारे क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भी। तो जितने भी अगर प्लेन्स की बात की जाए, वहां पर ठंड का कहर काफी ज्यादा दिखने वाला है और ये 6 जनवरी तक ठंड का कहर इसी तरह जारी रहेगा। और 8 जनवरी से ये आशंका जताई जा रही है कि तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन तब तक लोगों को इस ठंड से जूझना पड़ेगा। अगर बात की जाए कि किस तरह से असर ठंड की वजह से हुआ है, तो कल पिछले 24 घंटों में दिल्ली से आने जाने वाली ट्रेनों में देखा गया कि 26 ट्रेनें लेट हुई थी। पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा है कि फ्लाइट्स के ऑपरेशन पर भी कोहरे की वजह से असर पड़ा है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि कोहरा काफी ज्यादा है। तो ठंड है और 6 जनवरी तक ठंड इसी तरह से जारी रहेगी। जी अक्षय, अगर देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से इन दिनों किस तरीके की मदद गरीबों के लिए की जा रही है? अलाव का सहारा किस तरीके से लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पूरी व्यवस्था ठंड को लेकर? अगर बात की जाए प्रशासन की वजह से कितना उन्होंने अपनी तरफ से कदम उठाए हैं, तो कई सारे ऐसे आश्रय गृह बनाए गए हैं जिसमें लोगों को आने के लिए कहा गया है। कुछ लोग लेकिन देखा गया है कि आश्रय गृह बनने के बावजूद बाहर ही रहते हैं, बाहर ही अपना अलाव तापते हैं और या फिर बाहर ही उनका रोजगार रहता है। तो सरकार ने कई सारी ऐसी टीमें भी बनाई हैं जो जाकर लोगों को इस बात को मनाने की कोशिश करती है कि वो ठंड में बाहर ना रहे, खुले में ना सोए, जिससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है। और उनको ले जाकर उनको एक तरह से ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है इन सभी आश्रय गृहों में। और खास तौर पर बूढ़े या बच्चे जो लोग बेरोजगार है या फिर बेघर है, उनको इन आश्रय गृहों तक लेकर जा रहा है।
अक्षय, साथ ही मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने बताया कि आपके पीछे कोहरे की घनी चादर अभी भी लिपटी हुई है। अगर यातायात की बात की जाए तो रेल आवाजाही और हवाई आवाजाही में किस तरीके के परिचालन में क्या कोई दिक्कतें आ रही हैं? क्या ट्रेनें देरी से चल रही हैं और हवाई यातायात में भी कोई परेशानियाँ सामने आई हैं? जी बिल्कुल, 26 ट्रेनें लेट हुई है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और अगर हवाई यात्राओं की बात की जाए, किस तरह से फ्लाइट ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो उसमें भी समस्या हो ही रही है लोगों को। कई सारी फ्लाइट्स डिले हुई है, कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल भी करनी पड़ी है पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो। उम्मीद यही जताई जा रही है कि कोहरा जिस तरह से अभी विजिबिलिटी थोड़ी बहुत जो है उसमें फ्लाइट ऑपरेशन चल सकते हैं, लेकिन अगर कोहरा थोड़ा और बढ़ता है तो उसमें सीधे तौर पर फ्लाइट ऑपरेशंस स्थगित हो सकते हैं, रुक सकते हैं, ट्रेन्स में देरी हो सकती है। और यहाँ तक कि अगर हाईवेज की बात की जाए, क्योंकि वो खुले रोडों पर खुले इलाकों में हाईवेज बनाए जाते हैं, तो वहां पर कोहरे की घनी चादर से एक्सीडेंट भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो सीधे तौर पर असर पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, और इस खबर पर अपनी नज़र आप लगातार बनाए रखिएगा। तो भावना, जिस तरीके से देखा जाए तो मौसम में बदलाव तो हो रहा है, लेकिन साथ ही सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बड़े बुजुर्गों के लिए इन दिनों। जी, साथ ही साथ उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए, और जितना हो सके इस समय हाड़ कपाने वाली ठंड है तो अपने घरों पर रहें और गर्म खाने का आनंद लें और सूप पिएं और अपना ध्यान रखें। इसी के साथ नया सवेरा में अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें होंगी फटाफट अंदाज में, साथ ही आपको अखबारों की सुर्खियों से भी रूबरू कराएंगे। आप जुड़े रहिए लगातार नया सवेरा के साथ। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में, और आइए आगे बढ़ने से पहले देश से जुड़ी अन्य खबरों पर फटाफट अंदाज में डालते हैं एक नजर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली के करिप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में लेंगे हिस्सा। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। याचिका में कहा गया है कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है वहीं श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। वाराणसी की अदालत आज ज्ञानवापी मामले में एएसआई के सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर आज होगा फैसला। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान जारी। भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर के बीच है कड़ा मुकाबला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में होने वाले कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए 23वें ICSI राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में होने वाले DSIR स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।
सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज केरल के कासारकोड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 के पटना गया डोभी खंड के 4 लेन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज गोवा के दौरे पर वहां के प्रबुद्ध नागरिकों, युवाओं और स्थानीय प्रशासन से करेंगे बातचीत। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में चुनाव आयोग 7 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का करेगा दौरा। विशेषाधिकार समिति 11 निलंबित सांसदों के मामले में 9 जनवरी को करेगी सुनवाई। सदन की कार्यवाही में अव्यवस्था पैदा करने का आरोप। नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और अब हमारे खास सेगमेंट की बारी है, यानी कि जानने की कि अखबारों में आज कौन सी खबरें जो हैं वो मुख्यतः प्रकाशित हुई हैं अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त दूरदर्शन के न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या इस वक्त मौजूद हैं। संध्या, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और आज जो अखबार सुबह सुबह आए हैं ऑफिस में, उनमें क्या कुछ अहम खबरें हैं जो प्रकाशित हुई हैं? जी सुप्रभात कृतिका और भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत हम कर लेते हैं भारत के सशक्त नेतृत्व की दुनिया भर में हो रही प्रशंसा की खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। दरअसल चीन के मीडिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत आगे बढ़ रहा है। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा है और उसमें ये तारीफ की गई है। साथ ही ये भी बताया गया है इस लेख में कि वैश्विक कारोबार, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक मामलों में किस तरह से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की भी इस लेख में प्रशंसा की गई है और बताया है कि इस सशक्त नेतृत्व के माध्यम से किस तरह से भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र और विदेश नीति में किस तरह से सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। तो आज सभी अखबारों में इस खबर को प्रमुखता के साथ लिया गया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने 2 दिन की नेपाल यात्रा पर हैं। वो कल काठमांडू पहुंचे और इस दौरान एक दीर्घकालिक समझौता किया गया। दरअसल नेपाल से बिजली खरीदेगा भारत, इस हेडलाइन के साथ आज देश विदेश पेज पर दैनिक जागरण अखबार ने इस खबर को लिया है। बाकी अन्य अखबारों ने भी प्रमुखता के साथ इस खबर को प्रकाशित किया है। और आपको बता दें कि ये जो विदेश मंत्री का दौरा है ऐसे समय में है जब चीन और नेपाल के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तनावपूर्ण है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, ये है खिलौना उद्योग से जुड़ी हुई। दरअसल खिलौना के शीर्ष निर्यातक के तौर पर भारत किस तरह से तेजी से उभरा है, इस खबर को आज जनसत्ता अखबार ने लिया है और बताया है कि मानदंडों को पूरा करने वाले 1200 घरेलू और 30 विदेशी निर्माताओं को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। और जो सरकार है उसके प्रयास जो हैं उससे भारतीय खिलौना उद्योग जो है उससे अनुकूल माहौल बना है। और 2014 से 2020 तक की अगर हम बात करें तो इन 6 वर्षों में विनिर्माण इकाइयों की संख्या 2 गुनी हो गई है। तो इस खबर को भी आज जनसत्ता अखबार ने लिया है। अगली खबर की बात करें तो ये है अयोध्या से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, अब तक ये नारा लगाया जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन अब यह नारा पुराना हो चुका है। और क्योंकि अब जल्द ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। और इसके साथ ही ये भी बताया है कि जो ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, इसे किस तरह से देश के हर हिस्से से श्रद्धालुओं को जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे और विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। 1 महीने तक लगातार ये स्पेशल ट्रेन चलेंगी और मांग बढ़ने पर यह भी तय किया गया है कि राज्यों को और अधिक ट्रेनें दी जा सकती हैं। तो इस खबर को आज अखबार ने लिया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं तो ये है अंतरिक्ष से जुड़ी हुई। जी हाँ, इसरो का आदित्य L1 कल सूर्य के करीब पहुंचेगा और अपनी जो निर्धारित कक्षा है उसमें प्रवेश करेगा, जहां से यह यान सूर्य का अध्ययन करेगा। इस खबर को आज जनसत्ता अखबार ने लिया है। अगली खबर की बात करें तो ये है ब्लड के लिए लगेगी सिर्फ प्रोसेसिंग फीस, इसके लिए कदम उठाया गया है DGCI के माध्यम से। दरअसल ये कहना है DGCI का कि जो रक्त है वो बेचने के लिए नहीं है, इसलिए सिर्फ इसमें प्रोसेसिंग फीस ही ली जाए, ताकि हम सब भी कहते हैं कि रक्तदान और
समाधान है तो उसको किस तरह से और बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से इस प्रयास को के कदम जो है उन्हें आगे लाया जा सकता है, इसको लेकर के निर्णय लिया गया। और चलते चलते बात कर लेते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने अपने चलते चलते पेज पर ही लिया है और बताया है कि रोगों से लड़ने की क्षमता कम कर रहा है अत्यधिक वसायुक्त भोजन। यानी कि वसायुक्त भोजन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आप कमी लाइए, क्योंकि इसका असर दिमाग पर पड़ने की आशंका है। कोविड-19 की चपेट में आने का भी खतरा है, क्योंकि इससे आपका इम्यून जो है वो कमजोर होता है। ये एक अध्ययन के माध्यम से इस रिपोर्ट को आज हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित किया है। तो ये है आज के अखबारों की प्रमुख और अहम खबरें। बात संध्या, इतने कम समय में सभी अखबारों की जो मुख्य सुर्खियां हैं उसको बटोर कर लाने के लिए, उसको समेटने के लिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से, खेल जगत से, कारोबार से और फिल्म जगत से। फटाफट अंदाज में आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। इजराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल और वेस्ट बैंक के साथ साथ तुर्की, ग्रीस, जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब और मिस्र का करेंगे दौरा। ब्लिंकन 3 महीनों से जारी संघर्ष को रोकने के उपायों पर करेंगे चर्चा। आगामी 7 जनवरी को भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसको लेकर सशस्त्र बलों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इसी बीच बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी पार्टी बीएनपी ने आम चुनाव के विरोध में गुरुवार को 48 घंटे के देशव्यापी आम हड़ताल का ऐलान किया है। अमेरिका के आयोवा में एक स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें 6ठी कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई है, वहीं कई घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार संदिग्ध की पहचान स्कूल के ही एक छात्र के रूप में की गई है, जिसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक आदेश जारी कर यूक्रेन के विरुद्ध लड़ने वाले विदेशियों को सपरिवार नागरिकता देने की पेशकश की है। उधर यूक्रेन के खिलाफ गुरुवार को भी रूसी हमले जारी रहे। रूस के मिसाइल हमले में मध्य यूक्रेन में एक नागरिक की मौत हो गई। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें प्रदान कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन कर्बी ने कहा है कि रूस को तीसरे देशों से समर्थन मिल रहा है। और नया सवेरा में अब खबरें कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक आज 1 लाख करोड़ रुपए के लिए 7 दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आज करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई के अनुसार अब निष्क्रिय और इनऑपरेटिव अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस न होने पर भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। सरकार घटिया वस्तुओं का आयात रोकने के लिए लाएगी 65 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। इन आदेशों के तहत वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो
BIS का निशान ना हो। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने कहा कि तेज और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास प्राप्त करने के लिए एक ऐसी ठोस सार्वजनिक नीति की जरूरत है। देश के 67वें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी सीरीज को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है और इस बॉन्ड में खरीदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। चालू वित्त वर्ष की बीते 2 तिमाहियां भारत के लिए शानदार रही और पहली व दूसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि सालाना क्रमशः 7.8% और 7.6% दर्ज की गई है। फेडरल ऑफ MP चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और MSME मंत्रालय द्वारा राजधानी भोपाल में 19 से 21 जनवरी तक 3 दिवसीय फेड एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रमुख दिलीप अस्पे ने बृहस्पतिवार को कहा कि बड़े व्यापारियों को अगले 3 साल में UPI आधारित भुगतान के लिए उचित शुल्क देना पड़ सकता है। भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो ने अक्टूबर 2023 में 31.59 लाख मोबाइल यूजर्स जोड़े, जबकि प्रतिद्वंदी भारतीय एयरटेल ने ग्राहकों की संख्या में 3.52 लाख का इजाफा हुआ। और नया सवेरा में अब खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। तो खेल की खबरों की बात करें कृतिका, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच T20 मैचों की जो सीरीज है उसका मुकाबला आज होने वाला है। बहुत ही अहम मुकाबला होने वाला है और हमने लगातार ये प्रदर्शन देखा है कि महिला क्रिकेट टीम जो है वो लगातार बेहतर प्रदर्शन करती जा रही है। और आइए चलिए खबरें देख लेते हैं खेल जगत से फटाफट अंदाज में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई में खेला जाएगा। वनडे सीरीज हारने वाली भारतीय टीम T20 मुकाबले को जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने इस मैच को दूसरे दिन अपने नाम करने में सफलता पाई है। केप टाउन टेस्ट में 642 गेंद की फेंकी जा सकी। गेंद के मामले में ये टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा मैच रहा। जीत के लिए मिले 89 रनों के लक्ष्य को भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया और इसके साथ ही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही। केप टाउन में भारत की ये पहली जीत है। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका की टीम 176 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लिए। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के डीन एल्गर के साथ संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। दूसरे टेस्ट के साथ ही डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। एल्गर ने 86 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 5,347 रन बनाए। एल्गर के नाम इस फॉर्मेट में 14 शतक और 23 अर्धशतक दर्ज हैं। आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट के प्रारूप में 2023 के आईसीसी अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों में भारत का दबदबा देखने को मिला है। भारत के विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद शमी को इस पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आईसीसी ने T20 प्रारूप में आईसीसी अवार्ड्स 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल का नाम आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। सूर्य के भारत के लिए T20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी भी की है। स्पेन के राफेल नडाल ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। नडाल ने अंतिम 16 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के जेसन कोबलर को सीधे सेट में हराने में सफलता पाई है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की अरेना सबालेंका को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। सबालेंका ने चीन की झू लिंग को सीधे सेट में 6-1, 6-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया।
और अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड यानी कि सिने जगत से फटाफट अंदाज में। साइंस फिक्शन साइको थ्रिलर फिल्म 4 आज से अमेजॉन प्राइम वीडियो पर दर्शकों को देखी जा सकती है। इसे गार्थ डेविस ने निर्देशित किया है। यह फ्यूचरिस्टिक फिल्म है जिसकी कहानी 2065 में सेट हुई है। हॉलीवुड की एक्शन फ्रेंचाइजी एक्सपेंडेबल्स 4 आज से ओटीटी प्लेटफॉर्म नॉइस गेट प्ले पर स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। जेसन स्टेथम, सिल्वेस्टर स्टेलोन अभिनीत फिल्म का निर्देशन स्कॉफॉ ने किया है। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक पर बन रही फिल्म मैं अटल हूं का गाना रामधुन रिलीज किया गया। गाने को पद्मश्री कैलाश खेर ने रिलीज किया। इस अवसर पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी और फिल्म के निर्माता विनोद भानुशाली भी मौजूद रहे। तेलुगु हिंदी थ्रिलर फिल्म बंदी का ट्रेलर रिलीज हुआ। पर्यावरण विषय पर आधारित ये फिल्म 2 भाषाओं में रिलीज होगी। अभिनेता आदित्य ओम निभा रहे हैं इस फिल्म में मुख्य भूमिका। मशहूर अमेरिकी गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ही साफ कर दिया है कि वह कभी भी म्यूजिक इंडस्ट्री का रुख दोबारा नहीं करेंगी। अब वाहिद थी कि स्पीयर्स एक नए एल्बम पर काम कर रही हैं। उन्होंने ऐसी सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। सरहद पार के कार्यक्रमों को प्रसारित करने वाला चैनल जिंदगी एक बार फिर से मशहूर पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान, सजल अली जैसे दिग्गज कलाकारों की वापसी कराने को तैयार है। साल 2024 में जिंदगी ला सकता है भारतीय दर्शकों के लिए सौगात। मशहूर फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी ने जानकारी दी है कि वह अपना ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। हिरानी अपने डेब्यू शो में विक्रांत मैसी को कास्ट करेंगे। उनका ये डेब्यू शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगा लॉन्च। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया की अध्यक्षता में हुई आयोजन समिति की बैठक ने फैसला लिया है कि 15वें बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 29 फरवरी से 7 मार्च तक होगा। सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म खो गए हम कहां ने नेटफ्लिक्स पर अपने रिलीज के पहले हफ्ते में 6.3 मिलियन घंटों का आंकड़ा पार कर लिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं नया सवेरा में मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में दिन में लगातार बादल छाए रहने और सूरज के कहीं ना दिखाई देने के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रह गया है। दिल्ली में शुक्रवार को भी शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट और शनिवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले सप्ताह की शुरुआत में हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक तमिलनाडु, दक्षिण केरल और लक्षद्वीप के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और कृतिका, ये तो हमने देखा मौसम का हाल, लेकिन जब हम लगातार खबरें देख रहे थे उसमें हम ताज़ा खबर ये भी देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले से आ रही थी, जहां आतंकियों और सेना के बीच जो है वो लगातार मुठभेड़ जारी है। और इसी को लेकर हम ताज़ा जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और सेना उसका मुंहतोड़ जवाब भी लगातार दे रही है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार वहां से सामने आती है, लेकिन सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब भी देती है। जी, सेना और सीआरपीएफ के जवान जो है वो लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, और अभी ये मुठभेड़ जारी है और इससे जुड़ी जानकारी भी जो है वो हम आगे के बुलेटिन में भी आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन नया सवेरा के आज के अंक में बस